हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड। कैसे हैं आप लोग? क्या आपके साथ बचपन में ऐसा कभी हुआ है कि आपका कोई दोस्त हुआ हो जो बहुत कम पढ़ाई करता था, जिसे कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखता था, आपसे ज़्यादा उसके नंबर आते थे? क्या आपने कभी ऐसा देखा हो कि ऐसा आपका कोई फ्रेंड था जिसे बहुत समझ में आता था, बहुत स्मार्ट था, जिसको सब कुछ समझ में आता था, हर क्वेश्चन का वो आंसर देता था, पर जब वो पेपर लिखने जाता था कभी पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला पाता था? ये जो एग्जाम्स की मिस्ट्री है, इस एग्जाम की मिस्ट्री को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं बच्चा बड़ा स्मार्ट होता है पर परफॉर्म नहीं कर पाता, और कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चा होता है वो इतना स्मार्ट नहीं होता फिर भी एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ये एग्जाम्स की मिस्ट्री बेसिकली है क्या? इस वीडियो में मैं आपको वो 3 पॉइंट बताने वाला हूँ, या एक ऐसे मिस्ट्री के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, और वो एक ऐसी 3 क्वालिटीज जो हर एक स्टूडेंट को अलग बनाती है, और वो 3 क्वालिटीज जो हमें अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग परफॉर्मेंस करने पर मजबूर करती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं जिनके 12 में 95-90% आते हैं, बट जब वो जेई नीट का पेपर देने जाते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और कुछ बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टॉप मारते हैं, पर जब वो थ्योरी पेपर देने जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये जो डिफरेंस आता है ये 3 मेन क्वालिटीज पे डिपेंड होता है। क्वालिटी नंबर 1 जो एक स्टूडेंट में होती है, जो इस चीज को डिस्टिंग्विश करती है, वो है उसका इंटेलिजेंस। सबसे मेन चीज। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई हुई हर एक चीज समझ में आती है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता, यानी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इंटेलिजेंस, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग पावर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एनएमआर पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको वो हर एक चीज समझ में आ रही है, जो भी वहां चल रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन से लेके पीरियोडिक टेबल तक, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट भी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और अगर वो आपको समझ में आ रहा है, मतलब आपका इंटेलिजेंस या जिसको मैं कहूँ अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत बढ़िया है। मोस्ट ऑफ दी टाइम ये होता है कि हम देखते हैं बच्चों के इंटेलिजेंस पावर में, इंटेलिजेंस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेवकूफ हो, इंटेलिजेंस का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, जिसको हम साइंटिफिक इंटेलिजेंस कह सकता हूं मैं इसको। तो मैंने एक बहुत जनरल वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया, इंटेलिजेंस। ना इस इंटेलिजेंस को या अंडरस्टैंडिंग पावर को हम कैसे इंक्रीज करें या कैसे डिक्रीज करें? देखिए, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं साइंस फील्ड की बात करूं, अगर आप साइंस में जा रहे हो, अगर आपने साइंस को बेसिक से नहीं पढ़ा, एबीसीडी से अगर उसको नहीं पढ़ा, तो जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड क्रॉस होता जाएगा, आप हायर लेवल पे जाते जाओगे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और आपका इंटेलिजेंस पावर गिरता जाएगा। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे मास्टर्स कर रहे थे फिर भी उन्हें केमिस्ट्री के बेसिक्स नहीं आते। बहुत बार बच्चे जो होते हैं टॉप मारते हैं फिर भी उन्हें बेसिक चीजें समझ में नहीं आती। तो ये इंटेलिजेंस की कमी होती है, और इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र तरीका होता है कि आप बेसिक्स से पढ़ाई कीजिए। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका उस सब्जेक्ट का जो बेसिक्स है वो आपका स्ट्रांग हो सके। ठीक है। दूसरी चीज होती है कि इंटेलिजेंस को क्रॉस करने का पावर होता है कि आप कोई भी चीज जब पढ़ रहे हो तो आप उसे कितने अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो, कि आप उसे सिर्फ रीड करके उड़ा दे रहे हो। तो इंटेलिजेंस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसी स्टूडेंट का इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी होती है ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को कितने बेसिक से पढ़ाई किया है, या डायरेक्ट उसने किताबों को निकालना शुरू कर दिया। दूसरी क्वालिटी जो एक स्टूडेंट को बहुत डिफरेंट बनाती है वह है उसका मेमोरी पावर। और मुझे ऐसा लगता है कि मेमोरी पावर सबसे इंपॉर्टेंट पावर रोल प्ले करती है, जो एग्जाम्स में हमें एक दूसरे से आगे पीछे करने में हेल्प करती है। मेमोरी पावर मतलब कभी कभी होता है जो स्टूडेंट होता है उसे सब कुछ समझ में आएगा। आपने बहुत बारी एग्जाम्पल देखा होगा कि बच्चा जो होता है क्लास में बहुत कुछ समझ में आता है, टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करता है, डिस्कशन करता है, अलग अलग क्वेश्चन निकाल के लेके आता है, लेकिन उसे वो चीजें याद नहीं रहती। जब एग्जाम देने जाता है वो भूल जाता है, उसे नहीं पता होता उसने बड़े बड़े पैराग्राफ में क्या पढ़ा है। प्रोबेबली शायद ये प्रॉब्लम होगी कि उसको वो लैंग्वेज में बाय हार्ट करने में तकलीफ होती है, पर खुद की भाषा में उसे वो कॉन्सेप्ट याद होते हैं। बहुत बार स्टूडेंट होता है जिसे कुछ समझता नहीं है, जिसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो उस चीज को रीड करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपने ब्रेन में स्कैन कर लिया और वो चीज उसके ब्रेन में फिट हो जाती है। मतलब उसकी मेमोरी पावर बड़ी तगड़ी, भले उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन उसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ, अंग्रेजी गानों के लिरिक्स, हमें नहीं पता कि कहना क्या चाह रहा है, बट हमें लिरिक्स याद होते हैं। जैसे मूवी को अगर हम देखें, हमें नहीं पता मूवी में क्या लॉजिक था, बट हमें 3-3 घंटे की मूवी हमें याद रहती है, गाने के लिरिक्स हमें याद रहते हैं, टोन हमें याद रहती है, म्यूजिक हमें याद रहता है। दैट मीन्स हमारी मेमोरी पावर, हमें याद रखने की ताकत, या जिसको याददाश्त शक्ति कहते हैं, वो है। अब मेमोरी पावर को भी इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। मेमोरी पावर, कितनी आप चीजों को याद रखते हो या रख पाओगे, वो डिपेंड करता है आप उस चीज को कितना रिवाइज करते हो। जैसे एक डॉक्टर कुमार विश्वास की अगर आप शायरी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। मैं कभी कभी सोचता था ये जो कवि लोग होते हैं जब ये शायरी मुशायरा करते हैं, इन्हें इतनी सब चीजें याद कैसे रहती हैं? तब मुझे समझ में आया कि वो एक ही शायरी को अगर आप 50 बार करोगे तो अपने आप फिट हो जाती है। कभी कभी हमारे साथ होता है, हमें शायरी का मतलब नहीं समझ में आता, हमें कबीरदास के दोहे नहीं पता होते, हमें रहीम के दोहे नहीं पता होते, बट हम उन चीजों को याद कर लेते क्योंकि हमें क्लासरूम में बचपन में वो आदत सिखाई। जैसे हमने बचपन में देखा होगा, हम रटते थे बैठ के, हम उस चीज को 100 बार रटते थे। मुझे आज भी याद है बोस्टन टी पार्टी, ये एक ऐसा आंसर था
जो मैंने 10th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था, और उस समय अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर के समय इतना बोस्टन टी पार्टी पढ़ा था, मुझे आज कुछ याद नहीं है मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन बोस्टन टी पार्टी वो वर्ड मेरे दिमाग में फिट बैठ गया। तो ये प्रूव करता है कि आप अगर किसी चीज को बार बार मल्टीपल रिवीजन करोगे, बार बार अगर उस चीज को पढ़ोगे, तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ सकता है। मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये डिपेंड करता है कि आप कितने बेसिक से पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर आपने बेसिक से पढ़ाई किया, इंटेलिजेंस बढ़ेगा, बार बार रिवाइज करोगे तो मेमोरी पावर बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है और वो पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसका एक कारण होता है लैक ऑफ रिवीजन, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे आता बहुत कुछ था, बट जब मैं पेपर देने के लिए गया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, मैं ब्लैंक हो गया था, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा बहुत कुछ, समझा बहुत कुछ, नोट्स बहुत बनाए, कमेंट्स बहुत सारी लिखी पेपर में, बुक में जब मैं पढ़ रहा था, पर जब एग्जाम में बैठा था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। आई वॉज ब्लैंक, दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। तीसरी जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या जो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, वो है उसकी राइटिंग स्किल। अब ये राइटिंग स्किल है ना, ये डिपेंड करती है। अगर आप थ्योरी पेपर दे रहे हो तो राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा बहुत बार कुछ बच्चे होते हैं जो इतना अच्छा आंसर फ्रेम कर पाते हैं, मैंने कोई चीज को पढ़ा और मैं कितने अच्छे से उसे फ्रेम कर पाता हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक क्वालिटी होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे से आंसर लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, उन्हें पता होता है क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है। अब ये जो क्वालिटी होती है कुछ कुछ बच्चों में नहीं होती, उन्हें सब समझ में आता है, सब उन्हें याद रहता है, पर जब वो पेपर लिखने बैठते हैं तो वो चीज़ों को अच्छे से पेपर पे निकाल नहीं पाते, वो भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा टीचर्स की या डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग अगर आपने देखा होगा बड़ी खराब होती है, उन्हें आता बहुत कुछ है, उन्हें याद बहुत हो गई, वो हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देते। अब राइटिंग स्किल डज नॉट मीन हैंड राइटिंग। राइटिंग स्किल मतलब राइटिंग डाउन द पॉइंट्स दैट यू हैव कलेक्टेड इन योर ब्रेन। हम बहुत रीड करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ याद होता है, बट हमें पता नहीं चलता सर स्टार्ट कहाँ से करें। जो राइटिंग स्किल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। जैसे अगर आप थ्योरी पेपर दे रहे हो, यूनिवर्सिटी का, 12th स्टैंडर्ड का, बोर्ड का पेपर, एंड ये इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी में। आपने कभी सुना होगा यूपीएससी का पेपर सब्जेक्टिव होता है, हमें वहाँ आंसर लिखने पड़ते हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखने पड़ते हैं। आपने कितना समझा ये आपका इंटरव्यू में चेक किया जाएगा, आपको कितना याद है और कितना आप अच्छे से लिख पा रहे हो, ये आपके थ्योरी पेपर में जो यूपीएससी का होता है वहाँ चेक किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल मेरा बना है, इसमें कौन सी चीज कहाँ पर है और कैसे यूज होती है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर राइटिंग स्किल्स को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अगर हमें नहीं पता, हमें याद है, हमें समझ में आया, सर मुझे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आ गई, बट मैं लिखूं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे याद भी है क्या है, बट हाउ डू आई स्टार्ट राइटिंग। इसके लिए आपको लेना पड़ता है रेफरेंस। आप अगर किसी टॉपर का बुक रेफर करते हो या किसी नोट्स को रेफर कर, याद है बचपन में हम डाइजेस्ट यूज करते थे, क्या जरूरत थी डाइजेस्ट की, जब टेक्स्ट बुक हमारे पास होती थी फिर भी हम डाइजेस्ट रेफर करते थे, क्योंकि डाइजेस्ट से हमें ये समझ में आता था कि जो चीज़ हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ी है उसे फ्रेम कैसे करना है। 10वीं तक आप सबने डाइजेस्ट रेफर की होगी, शायद 12th स्टैंडर्ड तक भी डाइजेस्ट रेफर करी होगी। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में आने के बाद डाइजेस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 12वीं तक आपको आंसर लिखना आ गया होगा। बट वो अलग बात है कि 90% हमारे बच्चे जो होते हैं वो 12वीं के बाद भी आंसर लिखना नहीं सीखते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता है कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, 1.5 पेज का आंसर लिख देते हैं जबकि जरूरत होती है सिर्फ 5 पॉइंट की। तो ये राइटिंग स्किल ना सिर्फ रेफरेंस से आती है, जब आप कितना अच्छा रेफरेंस लेते हो। रेफरेंस किसी डाइजेस्ट का हो सकता है, रेफरेंस किसी रेफरेंस बुक का हो सकता है, रेफरेंस किसी टॉपर का या किसी टीचर का नोट्स हो सकता है, जिसको प्रॉपर राइटिंग स्किल करनी आती हो ना। समझने की कोशिश करते हैं कि इन 3 प्रॉपर्टीज को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, 2 ही टाइप के हमारे पास एग्जाम होते हैं। किसी भी थ्योरी एग्जाम में हमें 2 क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। अगर आप यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो, सबसे पहली होती है हमारे पास मेमोरी पावर। सर ऑनेस्टली ऑफेंड मत होना, बुरा मत मानना, बट मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपको कितना समझा या कितना नहीं समझा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कितना याद है, आपने डाइजेस्ट में क्या पढ़ा, आपने टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ा, क्या आपको वो पॉइंट याद है, क्या आपको वो वर्ड याद है, क्या आपको वो स्पेलिंग याद है, क्या आपको वो स्टेटमेंट या सेंटेंस याद है, क्या आपको डेफिनेशन याद है, क्या आपको शॉर्ट में लिखने का तरीका आपको याद है, क्या लिखा हुआ था बुक में, क्या डायग्राम ड्रॉ किया गया था, क्या इक्वेशन था, क्या फॉर्मूला था। अगर ये आपको याद है, अगर आपका मेमोरी पावर बढ़िया है, तो आप थ्योरी एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से लेके आओगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप समझ गए होंगे, राइटिंग स्किल। थ्योरी पेपर में आपको आंसर लिखना पड़ता है, 3 घंटे का पेपर होता है, आपको पूरे आंसर लिख के देने पड़ते हैं। आपका प्रोफेसर तभी इंप्रेस होगा जब आप बहुत ढंग से लिख के आओगे। तो राइटिंग स्किल, और मैंने आपको बता दिया मेमोरी कैसे करनी है स्ट्रॉन्ग, मेमोरी रिवाइज करके करनी है, और राइटिंग स्किल हमें रेफरेंस पे डिपेंड है। इसीलिए हम शायद नोट्स लेते हैं, और यही आप लोगों की वजह से जेरोक्स वालों के धंधे चलते हैं, है ना। आप सब जाते हो, किसी 10 साल पुराने स्टूडेंट का नोट्स होता है जो हम सारे कॉपी पेस्ट करते हैं। यूपीएससी में जो टॉप मारा होगा उसके नोट्स सबके पास प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस बंदे ने जो उसने पढ़ा वो हमने भी पढ़ा, जो उसे समझ में आया वो हमें भी समझ में आया,
जिस बुक से वो रेफर कर रहा था उसी बुक से हम भी रेफर कर रहे थे, बट उस भाई साहब ने कैसे लिखा कि उसे इतने अच्छे मार्क्स मिल गए। तो राइटिंग स्किल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एक क्वालिटी होती है जो थ्योरी एग्जाम में आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बट सर थ्योरी एग्जाम तो ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या बात करें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे CSIR, नेट, गेट, जेई, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो थ्योरी एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मुझे लगती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो है इंटेलिजेंस। आप बोलोगे कैसे सर? सर इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करता है। आप कितना रट्टा मार के आए हो वो टेस्ट नहीं करता, आप वो चेक करता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझा है। क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, आपको लिखना तो है नहीं, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है और उस एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैं मानता हूं कि मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ से राइटिंग स्किल हट जाती है। सी मेमोरी इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मान लीजिए आपको लैटिस एनर्जी का बॉर्न-लैंडे इक्वेशन समझ में आ गया, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपको याद है, पता है लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं, आपको पता है लैटिस एनर्जी क्या होती है। बट अगर मैं आपसे पूछूं बताइए बॉर्न-लैंडे इक्वेशन क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डेल्टा यू तो लिख देंगे, डेल्टा यू के सामने -NA भी लिख देंगे, और उसके बाद में आगे का फॉर्मूला क्या है, वो n-1/n था, फिर यहाँ पे Z1 था इंटू Z2 था, मॉड था कि नहीं था, क्या करना है, हम यही फंस जाते हैं। और यही एक प्रॉब्लम होती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको लैटिस एनर्जी समझ में नहीं आई है या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, बट हमें वो याद नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप फेल होते हो या परफॉर्म नहीं कर पाते, मैं अपना पर्सनल रीजन बता रहा हूँ, वो है मेमोरी पावर। आपने बहुत पढ़ा, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने ही NMR का सीरीज बनाया है, मैंने ही NMR का सीरीज बनाया जिसको काफी लोगों ने देखा। NMR का पहला वीडियो तो भी ऑलमोस्ट 5 लाख व्यू पे पहुंचने वाला, मतलब इंडिया के 5 लाख बच्चों ने मेरे NMR के वीडियोस को देखा है। बट अगर आज आप मेरे साथ NMR पे आर्ग्यूमेंट करने लगते हो या डिस्कशन करने लगते हो, मैं आपको NMR का, मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने वीडियोस में क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या कॉन्सेप्ट था, तब तक जब तक मैं उसे रिवाइज नहीं कर लेता। ऐसा नहीं है मुझे NMR समझ में नहीं आया, मुझे पता है क्या बेसिक फंडा है, मुझे पता है NMR में क्या होता है, मुझे पता है NMR कैसे किया जाता है, बट आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई हैव टॉट। मुझे नहीं पता है कि वो फॉर्मूला क्या था, कैसे निकालते हैं, वो गायरेशन का मैंने ही एक वीडियो बना के डाला था, बट मुझे याद नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एक बच्चा फेल होता है या परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसका एकमात्र कारण जो मुझे लगता है 90% टाइम वो होता है मेमोरी पावर। सी इंटेलिजेंस की मैं यहाँ कमी नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है, और आजकल फ्री कंटेंट इतना अवेलेबल है यूट्यूब पे, किताबों में, टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं। इंटेलिजेंस मुझे नहीं लगता इतना बहुत बड़ा रीजन है, तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ है तो वो है मेमोरी पावर। और ये मेमोरी पावर आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो? मेमोरी पावर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जब आप उस चीज का मल्टीपल रिवीजन करोगे, और ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको ये मिस्ट्री समझ में आई होगी। अगर आप थियरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहाँ फोकस करना है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहाँ फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपना बेसिक्स ठीक करना है ताकि आपको चीजें समझ में आए, और दूसरा आपको प्रॉपर रिवाइज करना है ताकि आप चीजों को याद रख सको। आई होप इस वीडियो से मैं आपकी कुछ दुविधा सॉल्व कर पाया। ये जो हमने मिस्ट्री वर्ड यहाँ पे यूज किया है कि क्या मिस्ट्री है इसकी, ये मिस्ट्री एक इस बर्मुडा ट्रायंगल की मदद से मैं आपको बता पाया। ये एजुकेशनल ट्रायंगल है, यूजुअली हम बर्मुडा ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक आप इन चीज़ों पे, इन 3 चीज़ों पे आप वर्कआउट जरूर करोगे, और इन 3 चीज़ों को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसका आइडिया भी मैंने आपको दे दिया। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।